हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग हमारे मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स जो हमने कल की क्लास में स्टार्ट किया था, उसके अंदर ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल्स के आगे का एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, जिसके बारे में थोड़ा थोड़ा आप जानते हैं। थोड़ा कुछ नया इन्फॉर्मेशन आज हम इसके अंदर एडअप करने वाले हैं, ठीक है। तो जो टॉपिक आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, मैं बिना टाइम वेस्ट करे सीधा सीधा आपको उस मुद्दे पर लेके आता हूँ कि जो टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक को हम बोलते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ज़ीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। सोच रहे होंगे सर ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल ज्योमेट्री दिमाग में आया होगा, कुछ ऐसा नहीं। तो ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल तो क्या होता है वो ऑलरेडी आपको कल बता दिया था मैंने। अगर मैं आपको याद दिलाऊं कि ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है, तो ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल एक ऐसा नंबर है जिसे उठाकर अगर किसी पॉलिनोमियल में पुट अप कर दिया जाता है तो वो क्या कर देता है, उस पॉलिनोमियल में पुट करने के बाद जब उसे सॉल्व किया जाता है तो सॉल्व करने पर उस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल की वैल्यू को ज़ीरो बना देता है। क्या करना है, क्या करता है ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल? ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल एक ऐसा नंबर है जिसे अगर आपने उठाया और उठा के किसी भी पर्टिकुलर पॉलिनोमियल में रख दो, चाहे वो कितनी भी पावर का क्यों ना हो, वो पर्टिकुलर नंबर उस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल को ज़ीरो बना देता है, मैथ्स में ख़त्म कर देता है, वैनिश कर देता है। इसलिए मैंने आपको बताया भी था कि जो ज़ीरो होता है मैथ्स में, हीरो होता है रियल लाइफ में, राइट। अब आप बोलेंगे कि सर ऐसा नहीं होता है, एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। जस्ट वेट कि आप उसको याद रख सकें अपने दिमाग में कि जैसे हीरो होता है रियल लाइफ में, वैसे ही ज़ीरो होता है मैथमेटिकल लाइफ में। बस इतना दिमाग में रख लेना। क्या दिमाग में रखना है? जैसे हीरो होता है रियल लाइफ की मूवीज़ में, वैसे ही ज़ीरो होता है मैथमेटिकल लाइफ में। किसके लिए? पॉलिनोमियल्स के लिए होता है, ठीक है। तो आइए फटाफट देखते हैं ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल के बाद इसका ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट, ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है किसी भी ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का। तो कुछ एग्जांपल लेंगे हम, एक आधे दो, ठीक है। मैं उससे आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा और फिर मैं इसकी जो मेन थ्योरी है वो मेन थ्योरी आपको बता के सीधा हमारी जो एक्सरसाइज नंबर 2.1 है वहाँ आपको ले जाऊँगा आज, ठीक है। बिना कोई टाइम वेस्ट किए देखते हैं फटाफट से ज्योमेट्रिकल मीनिंग। तो स्टार्ट करते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोज का ज्योमेट्रिकल मतलब क्या होता है? ज्योमेट्री का मतलब अगर हम देखें तो हम ज्योमेट्री का मतलब समझते हैं बच्चों ग्राफ से, राइट। ज्योमेट्री का मीनिंग क्या समझते हैं हम? किसी भी चीज़ का ग्राफ बनाने से समझते हैं। तो बस जिस तरीके से आप वो ग्राफ के बारे में सोच रहे हैं, बिल्कुल हम वैसी ही चीज़ें करने वाले हैं बेटा, है ना। क्योंकि ज्योमेट्री का मीनिंग ग्राफ से होता है, उसके डायग्राम से होता है, तो ये सारी चीज़ों से हम उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग निकालेंगे। ओके, तो लेट्स सी सिंपल पॉलिनोमियल ऑफ क्लास 9th, और एक पुराना टॉपिक का रिवीजन भी हो जाएगा इसी के साथ साथ आपका। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, एक सिंपल से लीनियर पॉलिनोमियल का, जिसको हम क्लास 9th में पढ़ के आए हैं इस पैटर्न के क्वेश्चंस, ठीक है। एक सिंपल सा एग्जांपल उठाते हैं। हम मान लेते हैं मेरे पास एक पॉलिनोमियल है x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। मान लीजिए ये एक सिंपल सा पॉलिनोमियल है वन वेरिएबल का, ठीक। एक और पॉलिनोमियल ले लेते हैं अपन, सपोज कर लीजिए एक ले लेते हैं अपन x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 ले लीजिए फॉर एग्जाम्पल। ये दो वेरिएबल का एक पॉलिनोमियल हो गया। लेकिन ये दोनों पॉलिनोमियल की खास बात क्या है पता है? ये भी लीनियर है और ये भी लीनियर है। क्यों है दोनों के दोनों लीनियर? क्योंकि दोनों में x और y, दोनों में जो हमारे वेरिएबल हैं, दोनों में वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर है वो कितनी है? केवल और केवल 1 है। इसीलिए हम उसको क्या बोल रहे हैं? लीनियर, ठीक है। अभी मैं आपको लीनियर के साथ साथ एक आधा क्वाड्रेटिक का एग्जांपल भी समझाऊंगा, टेंशन मत लीजिए, आपको बहुत अच्छे से क्लियर होंगी चीज़ें। तो ये स्टार्ट करते हैं। अगर मान लीजिए x प्लस 3 इक्वल टू 0 के लिए मुझे अगर कोई ग्राफ बनाना है, तो आपको याद होगा क्लास 9th में आपने इसके लिए ग्राफ बनाया है, क्लास 9th में भी बनाया है, क्लास
7th में या 8th में भी आपने बनाया है इसके लिए छोटे छोटे से ग्राफ। मैं आपको याद दिलाता हूँ कहाँ बनाए होंगे आपने। x प्लस 3 इक्वल टू 0, अगर इस सिंपल सी इक्वेशन को आप सॉल्व करते हो तो ये प्लस वाला 3 उधर चला जाएगा, माइनस का 3 बन जाएगा और आप क्या बोल दोगे कि सर ये आंसर आ गया मेरा x का। सॉल्यूशन तो ऐसे ही होगा। लेकिन इसको ग्राफ ज्योमेट्रिकली समझना चाहते हैं तो ज्योमेट्रिकली मीनिंग क्या है कि x की वैल्यू -3 है। अब x की वैल्यू -3 है, इसका मतलब हम ये निकालते हैं बेटा कि अगर मेरे पास एक वेरिएबल होता है तो याद रखना वन वेरिएबल के लिए मेरे पास एक सिंपल लाइन होती है और इस पर्टिकुलर लाइन को हम बोलते हैं उस पर्टिकुलर इक्वेशन की नंबर लाइन। क्या बोलते हैं इसे हम लोग? उसकी नंबर लाइन बोलते हैं। अब समझेंगे बात ध्यान से। यह है आपकी नंबर लाइन, इसके अंदर सेंटर में कौन आता है? 0, राइट में 1 2 3, -1 -2 -3। हमें दिखाना है ये x प्लस 3 इजिकल टू 0 इस पूरी नंबर लाइन, यानी कि इस छोटे से दिखने वाले ग्राफ तो नहीं बोल सकते इसको, हम इसको नंबर लाइन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये बेटा एक ही वेरिएबल में है। ग्राफ बनाते हो जब तो ग्राफ पे होती है 2 एक्सिस। समझना नंबर लाइन और ग्राफ के बीच का अंतर क्या है। बहुत से बच्चे नंबर लाइन और ग्राफ के बीच का अंतर नहीं समझ पाते और इसलिए वो गड़बड़ करते हैं। नंबर लाइन और ग्राफ के बीच का एक बहुत मामूली सा डिफरेंस होता है। नंबर लाइन के लिए सिर्फ एक वेरिएबल सफिशिएंट होता है, जैसे x है या फिर सिंपली y है, p है, q है, a है, b है, कोई भी एक वेरिएबल सवाल के अंदर होता है। लेकिन नहीं, अगर हम बात करते हैं ग्राफ के लिए तो ग्राफ के लिए मिनिमम 2 वेरिएबल होना ज़रूरी होता है। क्या होता है? ग्राफ बनाने के लिए मिनिमम 2 वेरिएबल होना ज़रूरी होता है। तो देखिए फटाफट से ध्यान से। तो ये है हमारी नंबर लाइन। हमें इसको दिखाना है x बराबर से -3। ये हमने डॉट बना करके यहाँ हाईलाइट कर दिया कि ये x इजिकल टू -3 जो है वो यहाँ दिख रहा है हमें। लेकिन ये x इक्वल टू -3 किसकी वजह से आया है? इस इक्वेशन की वजह से आया है। तो यहाँ लिखेंगे x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये जो इक्वेशन मैंने, इस इक्वेशन का नंबर लाइन का रिप्रेजेंटेशन ये रहा। ठीक है, ये तो बहुत इजी ग्राफ हो गया कि सर जहाँ पर भी इसने एक पॉइंट आया हुआ है x एक्सिस पर, हमने उसको बना दिया। बिल्कुल बेटा, सही स्टार्ट आपने सोचा। लेकिन व्हेन इट कम्स टू दिस, इसका ग्राफ हम पिछले साल बना के आए हैं। हम इसका ग्राफ कैसे बनाते थे मैं आपको एक बार रिकॉल करवा देता हूँ इसकी पूरी आइडियोलॉजी। मैं इस पर भी आऊँगा वापस, इसके ऊपर पहले बात कर लेते हैं, समझिएगा। इसमें हम क्या करते थे याद होगा, x की जगह 1 रखते थे पहले, तो ये उधर जाके माइनस हो जाता था तो y की जगह 2 आता था, तो एक पॉइंट बनता था 1,2। एक बार x की जगह 0 रखते थे तो y इक्वल टू 3 आता था। एक बार y की जगह 0 रखते थे तो x इक्वल टू 3 हो जाता था, यानी कि ये है 0,3 और ये है 3,0। ऐसे 2-3 पॉइंट इकट्ठे करके फिर इनको एक ग्राफ पे प्लॉट करके एक लाइन ज्वाइन कर लिया करते थे। याद हो तुम्हें इसे? मैं एक बार और रिकॉल करवा देता हूँ इसे डिटेल में अच्छे से, है ना। ये 0 यहाँ हुआ करता था, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। हमारे पास हाल फिलहाल सारी पॉजिटिव वैल्यू, तो मैंने सिर्फ ये वाला क्वाड्रेंट उठाया है। यहाँ x लिखा है, यहाँ y लिखा है। इधर x डैश नेगेटिव वैल्यू होती थी और नीचे y डैश पे नेगेटिव वैल्यू होती थी। ठीक है, तो मैं नीचे और इधर लेफ्ट में वैल्यूज नहीं पुटअप कर रहा हूँ, जस्ट रीज़न ये है कि अभी उसके अंदर नेगेटिव वैल्यूज की नीड नहीं है इसलिए, पर चाहो तो आप पुटअप कर सकते हो। ठीक, पहला था 1,2, ये लिया 1x पर और यहाँ से इसके पैरेलल आ गए 2 पे। फिर लिया 0 पे 3, ये रहा x पे 0 और y का 3 कहाँ मिलेगा? यहाँ मिलेगा। और तीसरा मिलेगा मुझे 3 पे 0, तो ये रहा x का 3 और इस पे 0 कहाँ मिलेगा? ये रहा। तो मतलब ये वाला पॉइंट मेरा 3,0 मिल जाएगा। अब करना कुछ नहीं है, इन तीनों पॉइंट्स को उठाओ और एक सीधी लाइन से ज्वाइन कर दो और ज्वाइन करने के बाद इसको लिख दो x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। ये आपकी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हुआ करता था क्लास 9th में। ध्यान ही होगा आपको, चैप्टर नंबर 4 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, एक्सरसाइज नंबर 4.3 आपने पढ़ी है। इस तरह के ग्राफ आपने बनाने सीखे हैं, है ना। तो ओवरऑल आपसे मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ और वो बात सिर्फ इतनी सी है कि अगर मैं पर्टिकुलर किसी भी एक इक्वेशन को उठाता हूँ और उसका ग्राफ बनाने की कोशिश करता हूँ तो एक बात ऑब्जर्व करो, यहाँ पर जब मैंने इस सिंगल वेरिएबल के इक्वेशन का ग्राफ बनाने की कोशिश करी तो भी इसने क्या करा, एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को एक जगह पे कट किया। मैं हाल फिलहाल आपके साथ सिर्फ एक्स एक्सिस की बात करने वाला हूँ आगे जाके। अभी इसने, क्योंकि ये 2 वेरिएबल था तो इसने दोनों वेरिएबल को टच किया, मतलब दोनों लाइनों को टच किया। आगे देखो, यहाँ पर हम आए वापस, यहाँ सिर्फ एक वेरिएबल था
तो इसने सिर्फ एक एक्सिस को टच किया। समझो अगर इसी को मैं दो वेरिएबल में कन्वर्ट करता हूं तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा x प्लस 0y। 0y का मतलब ये है कि ये वाला लाइन होना या ना होना एक ही बात है। इस पर्टिकुलर लाइन का होना या ना होना बराबर माना जाता है। ओके बेटा, ठीक है। अब आप इसका होना नहीं होना बराबर माना जाता है, क्यों ऐसा माना जाता है मैं रीजन समझाता हूँ बेटा। जब ये वाली लाइन, ये वाली इक्वेशन को आप हाईलाइट करने की कोशिश करोगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ यही एक पॉइंट मिलेगा बार 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 बार। तो जब आप इसका ग्राफ का लाइन बनाओगे ना, दो वेरिएबल में हमेशा लाइन बनती है। वन वेरिएबल में पॉइंट बनता है, दो वेरिएबल में लाइन बनती है। तो ये जो लाइन होगी ना आपकी दो वेरिएबल में, ये इस तरीके से बनेगी, जो किसके पैरेलल जाएगी, y वाली एक्सिस के पैरेलल जाने वाली लाइन होगी। और इस लाइन को आप क्या बोलोगे, x प्लस 0y प्लस 3 बराबर 0। आप बोलोगे कि सर ये वाली जो लाइन है ना उसका ग्राफ ये इस इक्वेशन का ग्राफ है, आप ऐसा बोलोगे। तो यहाँ पर भी क्या किया, यहाँ पर भले वो दो वेरिएबल में थी लेकिन एक वेरिएबल 0 था तो इसने सिर्फ x एक्सिस को कट किया। मान लो यहाँ x 0 होता तो ये सिर्फ y को कट करके निकलती। यहाँ दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू अवेलेबल थी तो इसने x को भी कट किया, y को भी कट किया। तो ओवरऑल जो जनरल सीनैरियो में आपके साथ यहाँ शेयर करना चाह रहा हूँ वो सिर्फ इतना सा है बेटा कि जितने वेरिएबल की इक्वेशन होती है और उसके अंदर जितने वेरिएबल जिंदा होते हैं इसका मतलब ये है कहने का कि नॉन जीरो वैल्यूज वाले वेरिएबल होते हैं। ठीक है, याद रखना ये इक्वेशन हमेशा उतने ही एक्सिस पॉइंट्स को कट करके जाती है। लेकिन चूंकि अब हम यहाँ सिर्फ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल की बात करें तो हम यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखेंगे बेटा कि ओनली आई विल टॉक अबाउट वन वेरिएबल। जैसे ये इक्वेशन आपकी x प्लस 3 इक्वल टू 0 लेता हूँ मैं फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, वापस आ जाता हूँ यहीं पर। ये जो सिर्फ आपको एग्जाम्पल था समझाने के लिए ताकि हम थोड़ा सा आउटलाइन समझ सकें टॉपिक का। तो x प्लस 3 इक्वल टू 0 मान लीजिए इस इक्वेशन का ग्राफ बनाएंगे तो वो ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा। ठीक है, मतलब क्या करा, इस इक्वेशन ने x एक्सिस को टच किया। जब मैंने इस इक्वेशन का ग्राफ बनाने की कोशिश करी तो उसने इस लाइन को टच किया। यहाँ पर जब मैंने इस इक्वेशन का ग्राफ बनाने की कोशिश करी तो इसने x एक्सिस को इस जगह पे टच किया और y एक्सिस को भी टच किया हालांकि। लेकिन हमारा मेन मोटिव होगा जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल के लिए जब मैं बात करूंगा। यहाँ तो मैंने सिर्फ इक्वेशन का ग्राफ बनाया है लेकिन हम बात कर रहे हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल की। जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब ये है कि ऐसा नंबर जो इक्वेशन को जीरो बनाएगा। हाल फिलहाल ये नंबर जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल तो नहीं है क्योंकि दो वैल्यूज आ रही है यहाँ पर, है ना। तो ये जो है ये इक्वेशन का ग्राफ होता है। लेकिन सपोज टू भी अगर ये केवल एक ही वेरिएबल के लिए होता तो x एक्सिस में अगर 3,0 आता तो इसको मैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बोलता। ठीक, तो मैं जो ओवरऑल बात आपको समझाना चाह रहा हूँ कि इस पर्टिकुलर लाइन ने x एक्सिस को एक ही बार कट किया तो इस इक्वेशन में कितने जीरो पॉसिबल है, केवल एक जीरो पॉसिबल है। अब एक सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन उठाते हैं अपन, उसका ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं, आपको थोड़ा और अच्छे से क्लियर होगा चीज समझना। दो वेरिएबल तो मुझे नहीं समझाना था बट मैंने आपको जनरल लेकर करके समझा दिया। सपोज कीजिए मैंने ले लिया एक्स स्क्वायर माइनस का 4 इक्वल टू 0, मैक्सिमम पावर 2 है, इसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी बात हम ईसीआर ज्यादा करने वाले हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4 इक्वल टू 0 मेरे पास मेरी इक्वेशन है। इसका अगर मैं ग्राफ बनाने की कोशिश करता हूँ तो ये मान लीजिए कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये माइनस वाले 4 को मैं उधर भेजता हूँ तो प्लस वाला 4 बनेगा। और जब मैं x इक्वल टू निकालूंगा तो अंडर रूट 4 बनेगा और अंडर रूट 4 इज इक्वल टू प्लस माइनस का 2 होता है। रूट से बाहर जब अपन किसी चीज़ को निकालते हैं तो वो प्लस माइनस के साथ बाहर आती है। तो एक वैल्यू x की मेरे पास 2 बनती है और एक वैल्यू -2 बनती है। यानी कि अगर आप इस इक्वेशन में x की जगह 2 रखोगे तो भी अंडा हो जाएगा और इस इक्वेशन में -2 रखोगे तो भी अंडा हो जाएगा। यानी कि जब आप इसका ग्राफ बनाएंगे तो ये 1, ये 2, ये 3, फिर ये -1, ये -2 और ये -3 ऐसे बनेगा, है ना। याद रखना एक पॉइंट यहाँ मिलेगा मुझे, एक पॉइंट यहाँ मिलेगा मुझे। ठीक है, ये दो तो मुझे मिल गए। अब इसके अलावा अगर मान लीजिए मैं कुछ और अदर पॉइंट्स भी रखता हूँ, ये तो मैंने बहुत सीधा सीधा आपको बता दिया डायरेक्टली जीरो ये आने वाले हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ और भी पॉइंट्स मुझे मिलेंगे। जब डिफरेंट वैल्यू में रख के यहाँ ट्राई करूँगा ना जीरो बनाने के लिए, तब मैं अलग अलग पॉइंट्स लेकर के भी चलूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा कि ये जो है ना ये कुछ इस तरीके से मामला चल रहा है इसका। ठीक है, इसका मामला जो होगा वो कुछ इस तरीके से चल रहा होगा। तो ये क्या होता है, जब मैं ग्राफ बनाने की कोशिश करूंगा तो हो सकता है ये कुछ ऐसा एक सीन बन जाए मेरे लिए,
एक कर्व जैसी सीन बन जाएगी। याद रखना, किसी भी पावर 2 वाली इक्वेशन का जब आप ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं, किसी भी पावर 2 वाली इक्वेशन का जब आप ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं तो वो हमेशा इक्वेशन को 2 पॉइंट पे कट करके निकलता है। पावर 1 वाला जो ग्राफ होता है वो हमेशा एक्स एक्सिस को एक ही बार कट करके निकलता है। अगर आप किसी पावर 3 वाली इक्वेशन का ग्राफ बनाओगे तो वो इक्वेशन को एक बार, 2 बार, 3 बार कट करके निकलेगा ही निकलेगा। पावर 4 के लिए बनाओगे तो वो 4 बार एक्स एक्सिस को कट करके निकलेगा। तो ओवरऑल जो हम सीन बात कर रहे हैं यहाँ पर, वो सिर्फ इतनी सी बात कर रहे हैं बच्चों कि जिस पावर के ग्राफ की हम बात करेंगे वो ग्राफ एक्स एक्सिस को उतनी ही बार कट करके निकलेगा व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। यहाँ पर अगर मेरे पास 2 जीरोस आए हैं तो इस ग्राफ ने, ये ग्राफ कैसा भी बना लो, आप कोई भी अलग अलग मर्जी के पॉइंट रख लो। आप चाहो तो यहाँ पर 3 रख लो, आप चाहो तो यहाँ पर 4 रख लो, 5 रख लो, और अलग अलग पॉइंट लेकर के यहाँ पे मार्किंग करो। ठीक है, मतलब एक बार 2 ले लिया, एक बार 3 ले लिया, एक बार 4 ले लिया, एक बार 5 ले लिया, 4 पॉइंट ले, चारों पॉइंट लेके प्लॉटिंग करो। तो जैसे आप प्लॉटिंग करोगे तो व्हाट यू विल गेट कि इसने एक्स एक्सिस को 2 जगह कट किया है, भले ये वाई एक्सिस को कहीं भी कट करे, डजंट मैटर। ठीक, लेकिन इसने एक्स एक्सिस को 2 जगह पे कट किया होगा, और जितनी जगह पर इसकी पावर यहाँ 2 आप देखने को मिल रहे थे, इसने एक्स एक्सिस को 2 जगह कट किया है। इसकी 3 पावर होगी तो ये एक्स एक्सिस को 3 जगह कट करेगा। पावर 4 होगी तो 4 जगह पे कट करेगा। पावर 5 होगी तो 5 जगह पर एक्स एक्सिस को कट करेगा। तो ओवरऑल जो इस ज्योमेट्रिकल मीनिंग की बात आपको समझनी है वो ये है बेटा कि अगर आपको किसी भी पॉलिनोमियल का ग्राफ दिया जाता है तो आपको सिर्फ इतना ये देखना है उसकी जगह पर कि वो पर्टिकुलर ग्राफ एक्स एक्सिस पर कितनी जगह कट लग रहा है, उस पर्टिकुलर ग्राफ पर एक्स एक्सिस कितनी बार कट रही है। ठीक है, कट रही है, या बोल लो कि आपके ग्राफ की लाइन एक्स एक्सिस को कितनी बार छू कर जा रही है, टच होकर के निकल रही है, टच करके जा रही है। तो ध्यान रखना, जितनी बार वो एक्स एक्सिस को टच करके जाएगी उस पर्टिकुलर इक्वेशन के या उस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल के उतने ही जीरो होंगे। उस पर्टिकुलर इक्वेशन के या उस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल के, इक्वेशन तो 4th चैप्टर में पढ़ेंगे, अभी हम पॉलिनोमियल की बात करते हैं। उस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल के उतने ही जीरो होंगे। अगर पावर 1 है तो केवल एक जीरो होगा पॉलिनोमियल का, वो एक्स एक्सिस को केवल एक ही बार कट करेगा। अगर 2 जीरो होंगे तो वो एक्स एक्सिस को 2 बार कट करेगा। 3 जीरो होंगे तो एक्स एक्सिस को 3 बार कट करेगा। 4 जीरो होंगे तो 4 बार कट करेगा। 5 जीरो होंगे तो 5 बार कट करेगा। 6 जीरो होंगे तो 6 बार कट करेगा। ओवरऑल ये ध्यान रखना है कि जितनी ज़्यादा इक्वेशन की पावर होगी उतनी ज़्यादा बार एक्स एक्सिस को वो छू करके निकलेगा। ठीक है, सिंपल सी बात। बस इसी अपने पर्टिकुलर पॉइंट पर मैं अपना ये टॉपिक का यहाँ एक्सप्लेनेशन रोकता हुआ मैं सीधा आपको एक्सरसाइज नंबर 2.1 पे लेके चलता हूँ, जहाँ पर हम लोग इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करेंगे और बहुत बहुत मज़ेदार एक्सरसाइज है, उसको मिनटों में फिनिश कर लेंगे। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि सेकेंड एक्सरसाइज के लिए हमें क्या चीज़ें तैयार करनी है। तो आइए फटाफट हम देख लेते हैं एक्सरसाइज नंबर 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1। एक ही लोता क्वेश्चन है उस पूरी एक्सरसाइज के अंदर, और उसमें भी यही चीज़ें बोली गई हैं। बस एक चीज़ ध्यान रखना, वाई एक्सिस के बारे में हमें बिल्कुल नहीं सोचना है। ग्राफ कुछ भी हो, हमें सिर्फ और सिर्फ कहाँ कॉन्सेंट्रेट करना है, जीरो। ज्योमेट्रिकल मीनिंग के लिए अगर हम बात करेंगे तो वी विल ओनली कॉन्सेंट्रेट ऑन एक्स एक्सिस। क्या दिमाग में आया है? ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। अगर जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल के ज्योमेट्रिकल मीनिंग की बात करते हैं तो हमें सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस पे कॉन्सेंट्रेट करना है। ज्योमेट्रिकल मीनिंग के लिए मुझे पॉलिनोमियल के सिर्फ एक्स एक्सिस पर कॉन्सेंट्रेट करना है और कहीं कुछ कॉन्सेंट्रेट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्लियर है बात? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 2.1 और फटाफट फिनिश करते हैं अपना बात। ये आपको उतारना नहीं है, ये तो सिर्फ एक आधे एग्जाम्पल्स मैंने आपको दिए थे कि अगर ऐसे कोई ग्राफ बनते हैं तो उन ग्राफ की मदद से हमें ये मालूम पड़ता है कि उसके जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कैसे बनते हैं और कितने बनते हैं। ठीक है, तो आइए फटाफट देख लेते हैं एक्सरसाइज नंबर 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, तो बहुत सारे डिफरेंट मिलेंगे आपको ग्राफ्स तो, बट ओवरऑल मैं आपको भी सिर्फ एक ही चीज़ बताऊंगा इसके अंदर। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी की एक्सरसाइज नंबर 2.1। ओके, सो 2.1 का सबसे पहला ग्राफ अगर आप देखेंगे तो ये ऐसा जा रहा है, ये ऐसा आ रहा है, मतलब दिस इज वाई एक्सिस
दिस इज एक्स एक्सिस, राइट, दिस इज वाई डैश, एक्स डैश, और आपका जो ग्राफ निकल के जा रहा है वो बस इतनी सी एक सीधी लाइन नजर आएगी आपको, ठीक है। तो अब आप देख रहे हैं क्या ये पर्टिकुलर लाइन मेरी एक्स एक्सिस को कट कर रही है। क्वेश्चन में आपको बता देता हूँ, फिर मैं आपसे बात करता हूँ कि कितनी जगह कट कर रही है। सेकेंड वाला अगर आप ग्राफ देखेंगे तो सेकेंड ग्राफ भी बड़ा इजी गोइंग वे में बनाया गया है। उसमें भी एक लाइन ऐसी चली है और दूसरी लाइन ऐसी चली है। अब इसमें क्या करा है कि सेकेंड वाला जो ग्राफ है उसमें एक पॉइंट ऐसा आया है और ऐसा निकल गया है ऊपर की तरफ। इस तरह का एक ग्राफ बना हुआ है, इसे x, इसे x डैश, इसे y और इसे y डैश नाम दिया गया है। मैं तो हाल फिलहाल आपसे केवल दो सवालों पर बात करता हूँ, फिर मैं आपसे बात करूंगा अगले तीसरे और चौथे ग्राफ के ऊपर। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं। क्वेश्चन ये बोलता है द ग्राफ्स ऑफ y इज इक्वल टू पी एक्स। पी एक्स का मतलब अगर हम समझें y इज इक्वल टू पी एक्स, इसका मतलब ये है कि यह एक पॉलिनोमियल है x वेरिएबल का, ठीक है। आर गिवन बिलो, मतलब आपको बहुत सारे कितने हैं, कुछ भी, ये करीब करीब 6 पार्ट है बच्चों। ये 6 पार्ट के ग्राफ आपको दिए गए हैं, ठीक है। और आपसे बोला क्या गया है, आपसे बोला ये गया है कि द ग्राफ आर गिवन बिलो फॉर सम पॉलिनोमियल्स पी एक्स, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज। आपको सिर्फ ये पता लगाना है उस ग्राफ को देख के कि उस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल के कितने जीरोज होने वाले हैं, उस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल के कितने जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल बनेंगे, उस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल के कितने जीरोज बनेंगे। मैंने आपको जैसे बताया ना अभी थोड़ी देर पहले ही कि एक्स एक्सिस को एक बार टच किया तो 1 0, 2 बार टच किया 2 0, 3 बार टच किया 3 0, 4 बार टच किया 4 0, 5 बार टच किया 5 0, 6 बार टच किया तो 6 जीरोज बनेंगे। तो ओवरऑल ये ध्यान रखना है कि वो पर्टिकुलर पॉलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को जितनी बार टच करेगा, इसलिए मैंने मेंशन किया है एक्स एक्सिस हमारी प्राइम फोकस में रहेगी। इस एक्सरसाइज के अंदर किसी भी ग्राफ को देखना हो तो ये एक्सिस मेरी प्राइम फोकस पे रहने वाली है, सिर्फ इसी एक्सिस पे मेरी नजरें जानी चाहिए, वाई एक्सिस के बारे में सोचना ही नहीं है। ओके, तो फटाफट से देख लेते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स इन ईच केस, ठीक है। आप यहाँ से नंबर ऑफ जीरोज भी निकाल सकते हैं। एंड आई वुड लाइक टू टेल यू वन मोर थिंग, अगर आप नंबर ऑफ जीरोज निकाल सकते हैं तो ध्यान रखना बेटा, नंबर ऑफ जीरोज के साथ साथ, नंबर ऑफ जीरोज के साथ साथ आप जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स, सॉरी डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल भी निकाल सकते हैं कई बार, क्योंकि मैंने आपको बताया अभी जितनी ज़्यादा पावर उतने ज़्यादा जीरोज। सीधी सी बात है कि जितने ज़्यादा जीरोज उतने ज़्यादा उसकी डिग्री, उतनी ज़्यादा उसकी पावर होती है। तो बस आप इसका अपोजिट कॉन्सेप्ट दिमाग में रख सकते हैं, ठीक। लेकिन एक आध जगह हमारे पास थोड़ा सा यूनिक केस आएगा, वो यूनिक केस के लिए मैं आपको थोड़ा सा बता दूंगा। तो हाल फिलहाल यहाँ देखें तो ये वाली जो लाइन जा रही है ये एक्स एक्सिस को तो बिल्कुल भी टच नहीं कर रही है। तो यहाँ पर मैं अगर बोलूँ कितने जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है तो यहाँ पर 0 जीरोज है, यानी कि कोई भी जीरो अवेलेबल नहीं है, क्योंकि एक्स एक्सिस को टच ही नहीं कर रहा है ये ग्राफ। तो यहाँ हम क्या बोलेंगे, यहाँ कितने जीरोज अवेलेबल है, नो जीरोज, एक भी जीरो नहीं बनेगा क्योंकि एक्स एक्सिस को इस लाइन ने टच किया ही नहीं है। यहाँ देखोगे तो ये ग्राफ वाई एक्सिस को एक बार जरूर टच कर रहा है, लेकिन साथ ही साथ एक्स एक्सिस को भी टच कर रहा है एक बार। तो मैं इस पर्टिकुलर ग्राफ को क्या बोलूंगा, इस पर्टिकुलर ग्राफ के कितने जीरोज अवेलेबल हैं, इसका केवल 1 जीरो अवेलेबल है। और याद रखना इसने एक्स एक्सिस को एक ही बार टच किया है, इसीलिए ये पर्टिकुलर ग्राफ की जो डिग्री है हाल फिलहाल वो अभी 1 दिख रही है मुझे, ठीक है। लेकिन एक्चुअली इसकी डिग्री 1 से ज़्यादा होगी, मैं बताऊंगा आगे आपको क्यों ऐसा होता है, ठीक है। एक सिंपल सी लाइन का रीज़न है इसका, ठीक, इसीलिए मैं रोक रहा हूँ। अभी वो लास्ट में समझा दूंगा तो वो सारे सवालों की समरी हो जाएगा। तो फर्स्ट पे तो एक भी जीरो अवेलेबल नहीं क्योंकि एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा है। सेकेंड इक्वेशन के अंदर वो एक्स एक्सिस को एक बार टच कर रहा है तो कितना जीरो अवेलेबल होगा, यहाँ पर 1 जीरो अवेलेबल होगा। अगर आप थर्ड इक्वेशन के लिए देखते हैं तो थर्ड इक्वेशन का जो ग्राफ बन रहा है वो कुछ ऐसा बन रहा है ना। थर्ड इक्वेशन का जो ग्राफ बन रहा है वो नीचे से आया ऐसे एक्स एक्सिस को टच करता हुआ और ऐसे उसने शायद 3 जगह टच किया है, सॉरी मैंने ज़्यादा नीचे ले लिया है, उसने यहीं से ऐसे ऊपर घुमा दिया है ना। तो अगर आप देखेंगे तो इस पर्टिकुलर ग्राफ में एक बार यहाँ टचिंग हुई है, दूसरी बार यहाँ कटिंग हुई है, तीसरी बार यहाँ कटिंग हुई है। तो हाउ मेनी जीरोज आर पॉसिबल ऑफ दिस इक्वेशन, 3 डिफरेंट जीरोज आर पॉसिबल फॉर दिस इक्वेशन के ग्राफ के लिए। वहीं अगर हम बात करें चौथा, तो
ऐसा एक ग्राफ बन रहा है जो लेफ्ट हैंड साइड में एक्स एक्सिस को कितनी बार कट लगा रहा है, 2 बार कट लगा रहा है। तो याद रखना इसके कितने जीरोस अवेलेबल होंगे, 2 जीरोस अवेलेबल होंगे। पांचवें ग्राफ की अगर हम बात करें तो पांचवा ग्राफ बड़ा यूनिक है। तो पांचवा ग्राफ कैसे यूनिक है, एक बड़ी सी लाइन है, ये ऐसा है और उसके बाद में ये हुआ है कि यह ग्राफ यहाँ से ऐसे चालू हुआ है, ठीक है, थोड़ा सा नीचे गया है यहाँ से और यहाँ से नीचे जाके वापस ऊपर उठा है इस तरह से और यहाँ जा कर के ऐसे ही गया है। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे इसकी सिचुएशन को तो 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार इसने कितनी बार इक्वेशन को टच किया है, इसने 4 बार इक्वेशन में एक्स एक्सिस को टच किया है, ठीक है। तो ये 4 बार अगर टच कर रहा है तो इसके कितने जीरो अवेलेबल होंगे, केवल 4 डिफरेंट जीरोज विल बी अवेलेबल। ओके, अब हम बात कर लेते हैं लास्ट वाला हमारा ग्राफ है। तो लास्ट वाला ग्राफ हमारा 1, 2, 3 पॉइंट पर टच कर रहा है। देख लीजिए एक बार उसका ग्राफ कैसा बनेगा, ठीक है। इसका तो आपने कर ही लिया होगा नोट डाउन। तो अब देख लेते हैं कितने जीरो अवेलेबल है हम सिक्स्थ पार्ट के लिए भी। सिक्स्थ पार्ट का ग्राफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ से कुछ ऐसा इसने थोड़ा सा लंबा लाइन लिया है लेफ्ट में, ठीक है, एक लाइन ऐसे लेके आया वो, ओके। फिर उसने यहाँ से इसी को टच करवा के ऊपर की तरफ वापस उठा दिया ग्राफ। फिर उसने वाई एक्सिस पर ऊपर की तरफ टच करा और वहाँ से टच करता हुआ वापस से वो एक्स एक्सिस पे गिरा और यहाँ से वापस टच करके ऊपर निकल गया। मतलब टच कर दिया, ये एक्चुअली इस लाइन को उसने क्रॉस ही नहीं किया, ये सिर्फ क्या करा है, टच करके निकल गया। तो एक जगह टच, 2 जगह टच और 3 जगह टच किया इसने। कितनी जगह टच किया, केवल 3 जगह टच किया या 3 जगह कट लगाया है। तो यहाँ पर हम बोलेंगे इस पर्टिकुलर ग्राफ के हिसाब से मेरी जो भी इक्वेशन होगी इसकी, उसके लिए कितने जीरोस अवेलेबल होंगे बच्चों। तो ध्यान रखना उसके लिए केवल और केवल 3 जीरोस अवेलेबल होंगे। और सिर्फ इसी क्वेश्चन के इन 6 पार्ट्स के साथ आज का हमारा जो टॉपिक है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल वो खत्म होता है। ओवरऑल इस एक्सरसाइज की अगर हम शॉर्ट एंड स्वीट बात करें तो इस एक्सरसाइज से जो क्वेश्चन बनता है वो सिर्फ 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकता है। उसमें आपको सिर्फ एक ग्राफ दे देंगे और ग्राफ दे के बोल देंगे कि आइडेंटिफाई करो कि ये जो ग्राफ आपको दिया गया है इसके कितने जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स अवेलेबल हैं या कितने जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल पॉसिबल है। तो आपको सिर्फ इतनी सी बात ध्यान रखनी है कि वो पर्टिकुलर दिया गया ग्राफ एक्स एक्सिस को जितनी बार टच करेगा उतनी ही जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स वहां पर पॉसिबल होंगे, उतने ही जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स वहां पर पॉसिबल होंगे। ध्यान रखिएगा, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट बात है 1 नंबर के ऑब्जेक्टिव के लिए, क्योंकि अभी लास्ट ईयर के एग्जाम में भी इस पैटर्न का एक क्वेश्चन पूछा गया था। ग्राफ देके पूछ लिया गया था कि आइडेंटिफाई करो कि इस पर्टिकुलर ग्राफ के कितने जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। अगर आपको टॉपिक का नॉलेज है तो आप इजीली कर पाएंगे, ठीक है। इसलिए मैंने थोड़ा सा 1 का 2 एग्जाम्पल लेकर के आप लोगों को स्टार्टिंग में दिया है ताकि आप इसका आइडिया ले सकें कैसे ये चीज़ें बनती हैं, ओके। तो ओवरऑल ये है हमारा आज का काम। अब हम कल की क्लास में मिलेंगे जहाँ पर हम लोग एक नया एक्सरसाइज चालू करेंगे। उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि हम क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं। अगर आप चाहें तो एडवांस अपना बुक उठा करके 1 आध 2 एग्जाम्पल देख सकते हैं, क्योंकि वो टॉपिक पुराना आपका पढ़ाया है, ठीक है। कल हम निकालना सीखेंगे जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल, लेकिन जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल निकालने के लिए हमारा जो मेन कॉन्सेंट्रेशन होगा इस ईयर वो होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पर, यानी कि 2 डिग्री के पॉलिनोमियल पर होगा, ठीक है। यानी कि हम जो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड आउट करेंगे वो करेंगे 2 डिग्री के पॉलिनोमियल्स के लिए, यानी कि जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम निकालेंगे और उसी के साथ हम वेरीफाई करेंगे द रिलेशनशिप बिटवीन द कोफिशिएंट्स एंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। जो 2 जीरोज हम निकालने वाले हैं वो 2 जीरोज की रिलेशनशिप उसके कोफिशिएंट्स के साथ में हम देखेंगे कैसे ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो हम मिलते हैं कल की क्लास में जहां हम ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। यहाँ से भी डेफिनेटली एग्जाम में एक क्वेश्चन बनता है, पूछा जाता है, ठीक है। तो बिल्कुल आप मिस मत कीजिएगा। और अगर आप चाहें तो पिछले साल की एक मेथड है जहाँ आपने फैक्टराइजेशन सीखा था मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से, क्लास 8 पे भी सीखा है, क्लास 9 पे भी सीखा है। तो ज़रूर आप कल की क्लास के लिए उस मेथड को एक बार रिकॉल करके बैठिएगा, ताकि जब आप यहाँ बैठेंगे कल क्लास के अंदर समझें उस चीज़ को तो आप बहुत ईजीली उसे कनेक्ट कर सकें, ठीक है। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, बाय बाय।